हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप लोग अक्सर सुनते होंगे। यहाँ कहीं लड़ाई हो गया, दो समुदाय के बीच झगड़े हो गए तो आप सुनते होंगे धारा 144 लग गया, आर्टिकल 144। हम लोग आज जानेंगे विस्तार से कि आर्टिकल 144 क्या है, कब लगता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, और आर्टिकल 144 लगता है तो हम लोगों को उस समय क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशन है। आइए हम जानते हैं विस्तार से। वैसे धारा 144 के बारे में बात करें तो यह धारा भारत में किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के आदेश को पारित करने का अधिकार देती है। आप समझ सकते हैं कि जहां भी ये धारा लगा दी जाती है वहां इकट्ठे चार या फिर वो चार अधिक लोग वहां एकत्रित भी नहीं हो सकते हैं, वहां खड़े भी नहीं हो सकते हैं। कई मूवियों में अभी आप लोग देखते रहते होंगे कि धारा 144 लग जाती है, फिर वहां रोक दी जाती है, कोई खड़ा नहीं हो सकता है। धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या फिर आप देखेंगे राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या फिर आपका उपद्रव की स्थिति में तत्कालिक प्रावधान लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है। जो भी मजिस्ट्रेट है या आप समझिए उप विभागीय मजिस्ट्रेट है या राज्य सरकार द्वारा जो भी किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट है, यही इसे तत्कालिक रूप से लागू कर सकते हैं। ठीक है। और यह आदेश किसी व्यक्ति विशिष्ट या फिर आम जनता के विरुद्ध पारित किया जा सकता है। अगर हम धारा 144 की विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यह धारा एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह के हथियार को रखने या उसके आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है। अगर इसमें आप समझिए कि इसमें जो भी प्रावधान है इनका आप उल्लंघन करते हैं तो आपको अधिकतम 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, यानी कि दंड दिया जा सकता है। ठीक है। इस धारा के तहत आप देखेंगे जारी हुई आदेश के मुताबिक आम जनता के आवागमन पर प्रतिबंध लग जाएगा और सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे जब तक कि ये धारा लगी रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी तरह की जनसभा या फिर आपकी रैलियां हो आयोजित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा। आप जब ये 144 धारा लग जाएगी तो आप ना तो कोई जनसभा कर पाएंगे और ना ही कोई रैली निकाल पाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी गैर कानूनी सभा को भंग करने से रोकना दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसमें भी आप देखेंगे सजा आपको मिलेगी। यह धारा अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट पहुंच को अवरुद्ध करने यानी कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने का अधिकार देती है। आप लोगों ने दिल्ली में कई बार देखा होगा कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, यानी कि इंटरनेट की जो सेवाएं हैं इन्हें रोक दिया जाता है, इन तक आपकी पहुंच नहीं हो पाती है। एक तरह से सीधी सी बात है कि वहां की खबरें बाहर ना पहुंचे, इसी के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहां आम जनमानस के नियमित जीवन को बाधित करने संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। आप देखते हैं कहीं दंगा हो जाता है, कहीं लड़ाई भड़ाई हो जाती है, तब भी ये धारा लगा दी जाती है उस क्षेत्र में। ठीक है। अगर हम बात करें धारा 144 की अवधि यानी कि कितने समय तक एक लगाई जा सकती है, तो इस धारा के तहत जारी कोई भी आदेश सामान्यतः 2 माह से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता है, यानी कि अधिकतम इसे 2 महीने तक लगाया जा सकता है। ठीक है। हालांकि इस अवधि को समाप्ति के बाद राज्य सरकार के विवेकाधिकार के तहत आदेश की अवधि 2 और माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार की एक तरह से राज्य सरकार के पास ही शक्ति है, और किंतु इसकी अधिकतम अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। और एक बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद धारा 144 हटाई जा सकती है। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो वहां से 144 धारा हटा दी जाएगी। और एक और है प्रॉब्लम, एक आप धारा 144 के बारे में और कर्फ्यू के बारे में सुने होंगे काफी बार। इन दोनों में अंतर क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो धारा 144 है ये संबंधित क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगाती है।
जबकि जो आप देखते हैं कर्फ्यू होता है, इसके तहत लोगों को एक विशेष अवधि के दौरान घर के अंदर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। यानी कि धारा 144 लगी हुई है तो अकेले आप लोग निकल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन कर्फ्यू अगर लगा दिया जाता है तो एक समय के लिए आपसे कह दिया जाता है कि आप घर में ही रहें, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे सरकार यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा देती है कर्फ्यू के दौरान। बाजार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय कर्फ्यू के तहत बंद रहते हैं और केवल आवश्यक सेवाओं की पूर्ति सूचना पर चलने की अनुमति होती है, ठीक है। और धारा 144 की आप जानते हैं कि आलोचना भी की जाती है। तो आलोचक इस धारा को काफी व्यापक मानते हैं और इसके क्रियान्वयन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग की आशंका के कारण इसकी आलोचना की जाती है। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि राष्ट्रपति शासन हो या फिर राज्यपालों का हो, इनका दुरुपयोग हमेशा किया जाता है। आप समझिए, आपकी अगर केंद्र में सत्ता है और आप किसी राज्य में चुनाव हार जाते हैं तो आप वहां कई बार आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की समझ जाइए आप लोग, कई बीजेपी की बात कर लीजिए, कई जगह, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह भी देखा जाता है और इस तरह के आदेश के विरुद्ध स्वयं मजिस्ट्रेट को एक संशोधित आवेदन दिए जाने से अधिकतम कुछ नहीं किया जा सकता है। और इस कानून के अंतर्गत आप देखेंगे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जो आपके संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए ना, उन्हीं की बात की जा रही है। और इसके लिए भी आप देखेंगे कानून की आलोचना की जाती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का विकल्प सदैव रहता है। आप न्यायालय जा सकते हैं। आप सभी को मालूम भी होगा कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस समय आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये न्यायालय आपकी अधिकारों की रक्षा करें, ठीक है। और धारा 144 पर अगर हम लोग न्यायालय क्या कहता है हमारा, उस पर देख लीजिए। वर्ष 1967 में राम मनोहर लोहिया मामले में इस कानून को पुनः न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया और इस कानून के पक्ष में कहा कि कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता यदि उस देश के किसी एक वर्ग के लोगों की आसानी से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने दिया जाए। एक अन्य हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस धारा का प्रयोग नागरिकों को शांति से एकत्रित होने के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है और इससे किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों की राय या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये तो नजरिया है किसका, न्यायालय का इस पर। इसमें आगे की राय भी देख लीजिए आप लोग। तो धारा 144 आपात स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और किंतु इसका अनुचित प्रयोग इस संबंध में चिंता उत्पन्न करता है। आप भी जानते हैं कि जो भी राष्ट्रीय इस तरह के आपातकाल होते हैं ये अच्छे के लिए बनाए गए थे, लेकिन आप देखते हैं इनका दुरुपयोग कई बार किया जाता है, ठीक है। इस धारा को लागू करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को जांच करनी चाहिए और मामले की तत्कालिकता को दर्ज करना चाहिए। आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए विधायिका द्वारा परिपूर्ण शक्तियों के अनुदान और मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों को दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है। तो सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए, समझ रहे हैं। वरना आप समझ सकते हैं कि आपके अधिकारों का मतलब नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके वोट डालने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसके बारे में ये सभी पॉइंट याद रखा करिएगा। इस तरह के सामान्य टॉपिक होते हैं जिसके बारे में वैसे भी आपको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है।